वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपकी अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे दोस्तों वो आपकी एग्जाम एयरफोर्स की हो, कोस्ट गार्ड की हो, नेवी की हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारे वो आपकी सभी यानी जो तीनों एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से भी पूछे जाएंगे। दोस्तों आपकी जो एग्जामें हैं वो आपकी फिक्स हो गई हैं। दोस्तों एयरफोर्स की एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होनी है और कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम दोस्तों मार्च में होनी है और एनडीए की एग्ज़ाम भी दोस्तों अप्रैल में होनी है। तो दोस्तों अब आपके पास बहुत ही कम समय है। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को सीरियसली एवं रेगुलरली स्टार्ट कर दें। दोस्तों यदि आप अभी से रेगुलरली पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका जो लक्ष्य है वो अवश्य रूप से पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर दें और दोस्तों मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों लाता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की और देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन है। आज के पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बताना है कि हमारा जो वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होगी। तो दोस्तों ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा, यानी कि दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर हमारा जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। याद रखना, तो जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 5 लीटर बेंजीन का वजन सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होगा या गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक होगा या सर्दियों एवं गर्मियों में दोनों में समान होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है कि हमारा कोई 5 लीटर है दोस्तों जो बेंजीन है इसके अंदर भरी हुई है। तो आपको बताना है इसका जो वजन होगा वो सर्दियों में अधिक होगा या गर्मियों में अधिक होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी कि दोस्तों इसका जो वजन होगा वो गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक होगा। दोस्तों ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो घनत्व गुणा आयतन होता है। यहाँ पर आपको फिक्स दिया हुआ कि दोस्तों इसका जो आयतन है वो 5 लीटर ही रहेगा। तो दोस्तों आयतन तो हमारा नियत है, कांस्टेंट है। तो दोस्तों जिस प्रकार से घनत्व चेंज होगा उसी प्रकार से हमारा वजन चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी हमारा लिक्विड है वो सर्दियों में दोस्तों इसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है एवं गर्मियों में इसका घनत्व कम होता है। तो सर्दियों में यदि इसका घनत्व अधिक है तो सर्दियों में इसका वजन भी अधिक हो जाएगा। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक होगा इसका वजन, क्योंकि घनत्व भी सर्दियों में अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पूछ लेते हैं आपको आज का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि लकड़ी का एक लट्ठा जल में इस प्रकार ऊर्ध्वाधर तैर रहा है कि उसकी आधी लंबाई जल में है, तो लकड़ी का घनत्व है जल के तुल्य होगा, जल के घनत्व का आधा होगा या जल के घनत्व का 2 गुना होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई हमारा एक जल है दोस्तों, उसके अंदर एक लकड़ी का लट्ठा इस प्रकार से तैर रहा है कि दोस्तों यह जितना जल में डूबा हुआ है उतना ही ऊपर है। तो आपको बताना कि जो हमारा जो लकड़ी का जो घनत्व है रो एवं जो जल का घनत्व है सिग्मा, इन दोनों में संबंध आपको बताना है क्या रहेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जल के घनत्व का आधा, यानी दोस्तों जो लकड़ी का घनत्व रहेगा वो जल के घनत्व का आधा हो जाएगा। वो किस प्रकार से होगा, यानी दोस्तों यह इसके अंदर तैर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इस लट्ठे पर जो जल के द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जा रहा है वो लकड़ी के यानी कि जो लट्ठा उसके भार के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों लट्ठे का भार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि इसका आयतन v है और घनत्व रो है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो इसका जो भार हो जाएगा वो तो हो जाएगा v रो g। दोस्तों यदि जल का घनत्व हमारा सिग्मा है और ये जो आयतन डूबा हुआ है दोस्तों ये इसका v/2 आयतन है और यदि गुरुत्वीय त्वरण g है तो उत्प्लावन बल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा v/2 सिग्मा जी। तो इस फॉर्मूले यदि थोड़ी इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं तो हम जानते हैं v से v कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो रो यानी लट्ठे का जो घनत्व प्राप्त होता है वो जल के घनत्व का आधा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए यानी मेहनत कर सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि
सरल रोलर की गति का आयाम 50 मिमी तथा आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो इसका अधिकतम वेग होगा। यानी दोस्तों आपको दे दिया कोई हमारा सरल लोलक है, उसका जो अधिकतम आयाम है यानी कि ये आयाम ये आपको 50 मिमी दिया हुआ है और इसका जो आवर्तकाल है यानी इसको यहाँ से यहाँ पर फिर से आने में जो समय लगता है वो है 2 सेकंड। तो आपको बताना है इसका जो अधिकतम वेग होगा दोस्तों, अधिकतम वेग होगा इसका माध्य बिंदु पर ये कितना होगा। तो दोस्तों अधिकतम वेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है ओमेगा ए। और हम जानते हैं ओमेगा होता है हमारा 2 पाई अपॉन में टी होता है, तो इसका मैक्सिमम वेग हो जाएगा 2 पाई अपॉन में टी इंटू ए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर टी का मान दिया हुआ है 2 सेकेंड, ए का मान दिया हुआ है 50 एम, तो आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अपन निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, टी का मान हो जाएगा 2, ए का मान आपको दिया हुआ है 50 मिमी, मतलब 50 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसको यदि सोल्व करेंगे दोस्तों इससे ये कट जाएगा। पाई का मान होता है 3.14, यदि इन दोनों का अपन लगभग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों पूरा आपको निकल कर आ जाएगा 0.15। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों आपके एग्जाम में यानी जो एक यानी दोस्तों 2 से 3 अंक की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको न्यूमेरिकल पर भी विशेष ध्यान करना होगा यदि आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए आज का फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी धातु के टुकड़े पर कोई विद्युत विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि हमारा कोई दोस्तों कोई धातु का टुकड़ा है, इसको दोस्तों कोई बैटरी से नहीं जोड़ा गया, यानी कि दोस्तों कोई भी विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है। तो उस कंडीशन में आपको बताना जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर है दोस्तों उसका जो माध्यम वेग होगा वो कितना होगा। दोस्तों याद रखना यदि इस पर यानी कि जो हमारा माध्यम वेग होता है यानी कि गैस के अणुओं का या कोई भी धातु है उसके इलेक्ट्रॉनों का, वो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा 3kT/m होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वह √T के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु पर अचर आघूर्ण कार्य करता है तो वस्तु अपनी सीधी अथवा सीधी रेखा के अनुदिश गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा या कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा या अचर चाल से घूर्णन करती रहेगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हमारी कोई वस्तु है, यदि इस पर दोस्तों जो कार्य करने वाला बल आघूर्ण है दोस्तों वो अचर है, यानी दोस्तों कोई अचर बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, तो आपको बताना कि इस वस्तु में रेखीय त्वरण उत्पन्न होगा, कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा या अचर चाल से घूर्णन करती रहेगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यह यानी कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों अपन जानते हैं जो हमारा बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आई अल्फा होता है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों यदि इस पर यानी आघूर्ण कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोणीय त्वरण अवश्य उत्पन्न होगा, यानी यदि टो है तो दोस्तों एल्फा होगा ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यदि अचर आघूर्ण कार्य करता है तो इसके अंदर कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि कोणीय वेग सदिश की दिशा यानी कोणीय वेग सदिश की दिशा निम्न के अनुदिश होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो कोणीय वेग होता है यानी कोई वस्तु कोणीय यानी कि वर्तीय पथ पर गति कर रही है तो इसका जो कोणीय वेग होगा वो वर्तीय त्रिज्या के स्पर्शजा के अनुदिश होता है, या त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर होता है, या त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होता है, या दोस्तों घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो दोस्तों एक घूर्णन सदिश होती है, यानी दोस्तों इसकी जो हमारी डायरेक्शन होती है वो ये जो घूर्णन अक्ष होता है इसके अनुदिश होती है। और इसके दोस्तों ये ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है वो अपने दाएं हाथ का दोस्तों अंगुलियों का नियम है, यानी यानी पेज यानी दोस्तों जिस डायरेक्शन में अपन पेज को घुमाते हैं उसी प्रकार से दोस्तों इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो कोणीय वेग होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है घूर्णन अक्ष के अनुदिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए आज का 8वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि एक स्टील के तार को एक निश्चित भार से खींचा जाता है, यदि तार के पदार्थ का यंग मापांक y है तो y का मान कम करना है तो इसकी त्रिज्या कम करनी होगी, त्रिज्या बढ़ानी होगी, या लंबाई बढ़ानी होगी,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यानी कि आपको क्या बताना है कि दोस्तों एक हमारा कोई स्टील का तार है, यदि तो इससे यानी कोई भार के द्वारा खींचा जाता है और इसका दोस्तों हमारा जो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो y है, तो आपको बताना है इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों न तो अपन इसकी त्रिज्या को परिवर्तित करके इसको चेंज कर सकते हैं, ना ही इसकी लंबाई को, क्योंकि दोस्तों ये जो y होता है यानी दोस्तों जो यंग मापांक होता है वो किसी धातु का दोस्तों यानी कि इसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, न कि इसके आकार या आकृति पर। यानी दोस्तों आपको कोई तांबे का तार दिया हुआ है, तो चाहे वह कितना भी मोटा लो कितना भी लंबा हो, इसका जो यंग मापांक होगा वही दोस्तों वो इक्वल होता है। यानी दोस्तों यह उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, न कि उसके आकार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी त्रिज्या के मान को एवं लंबाई के मान को अपन परिवर्तित करके वाई के मान को परिवर्तित नहीं कर सकते, यह केवल ताप एवं दोस्तों हमारे जो यानी जो प्रकृति होती है पदार्थ की उसी पर डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए आज का 9th क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है, वस्तु थोड़ी सी द्रव में धकेली जाती है तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि हमारा कोई एक जल है, उसके अंदर दोस्तों कोई है यानी कोई पदार्थ है वो तैर रहा है, कोई भी वस्तु है। यदि दोस्तों इसको अपन थोड़ा सा नीचे यानी एक समान यानी धकेल देते हैं और इसको नीचे यानी छोड़ देते हैं, तो आपको बताना है कि वह धीरे धीरे पूर्वावस्था में आ जाएगी, या वह वहीं रह जाएगी जहाँ पर उसे धकेला गया है, या वह डूब जाएगी या तेजी से बाहर आ जाएगी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि जो हमारी वस्तु है एवं जो जल है उन दोनों का घनत्व समान है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर जो उत्प्लावक बल लग रहा है दोस्तों वो भी शून्य होगा, और इसका जो भार शून्य नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, इसका जो भार है उसके बराबर उत्प्लावक बल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का घनत्व समान है। तो इसके कारण इसको अपन जहां भी धकेल देंगे दोस्तों यानी वहीं रह जाएगी, क्योंकि इस पर जो परिणामी फोर्स लग रहा है वो शून्य है। यानी इसका जो भार है उसको जो उत्प्लावन बल है वो हमारा न्यूटन कर देता है, यानी दोस्तों यानी कि उदासीन अवस्था में कर देता है। तो इसके कारण यदि इसको जहां पर धकेलेंगे वहीं पर रह जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यह वस्तु वहीं रह जाएगी जहां पर उसे धकेला गया है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि किसी वस्तु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, ताप पर निर्भर करेगा, दाब पर, या लंबाई चौड़ाई मोटाई पर, या आरोपित चुंबकीय क्षेत्र पर। यानी दोस्तों हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा, यदि आपने ए ऑप्शन चुना है तो दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई दाब पर निर्भर नहीं करता, न ही विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है। यह दोस्तों यानी यंग प्रत्यास्थ गुणांक है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो कोई भी धातु है उसका एक विशिष्ट गुण होता है, और दोस्तों यह केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों केवल ताप पर डिपेंड करता है, बल्कि जो हमारा कोई भी तार है उसके आकार या आकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सरल आवर्त दोलक एक सरल आवर्त दोलक में घूम रहा है, किसी वस्तु का अधिकतम वेग व अधिकतम त्वरण क्रम से 2 मीटर पर सेकंड व 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु का कोणीय वेग होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दोस्तों हमारे कोई भी यानी सरल लोलक है वो दोलन कर रहा है यानी दोलन में घूम रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम यानी वेलोसिटी है, आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी ओमेगा ए। ये आपको दी हुई है 2, और दोस्तों आपको मैक्सिमम त्वरण दिया हुआ है वो हम जानते हैं वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ये आपको दिया हुआ है 4। तो आपको बताना है कि कोणीय त्वरण क्या होगा, यानी ओमेगा का मान पूछा गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि अपन ए यानी मैक्सिमम त्वरण के अंदर एवं वेलोसिटी के अंदर यदि अपन डिवाइड करते हैं आपस में दोस्तों में ओमेगा प्राप्त होता है। यानी दोस्तों इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा ओमेगा प्राप्त हो जाएगा। और हमें दोस्तों ए मैक्सिमम का मान दिया हुआ है 4 और वी मैक्सिमम का मान दिया हुआ है 2। तो इस प्रकार से ओमेगा का मान दोस्तों मान निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों हमेशा याद रखना, यदि आपको दोस्तों ये एक क्वेश्चन वो डायरेक्ट इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि
मैक्सिमम यानी कोणीय यानी मैक्सिमम यानी त्वरण एवं जो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है। दोस्तों याद रखना, जो मैक्सिमम त्वरण एवं मैक्सिमम वेलोसिटी का जो अनुपात होता है वो हमारा कोणीय वेग के बराबर होता है। यदि आपको ये दोनों मान देकर के कोणीय वेग पूछा जाए तो आप इन दोनों का अनुपात निकालिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 में अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए आज का 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक स्थायी चुंबक सभी पदार्थों को आकर्षित करती है, केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, वह सभी पदार्थों को प्रतिकर्षित करती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखना दोस्तों, स्थायी चुंबक होती है वो केवल चुंबकीय पदार्थों को ही आकर्षित करेगी दोस्तों, अन्य किसी पदार्थ को आकर्षित नहीं करती है। और न ही अनुचुंबकीय दोस्तों अचुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षित करती है, वह केवल चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ कि एसआई पद्धति में चुंबकीयशीलता का मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, यानी दोस्तों हमारा म्यू होता है, इसका जो आपको मात्रक बताना है वो कितना होता है। दोस्तों याद रखना, इसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी हेनरी पर जो मीटर होता है दोस्तों हमारा जो यानी कि जो हमारा चुंबकीयशीलता का मात्रक होता है वो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चालक, अर्धचालक, कुचालक में वर्जित उजरा बैंड क्रमशः EG1, EG2 तथा EG3 है, तो इनमें से संबंध होता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो चालक होता है एवं जो कुचालक एवं अर्धचालक है, उसका दोस्तों हमारा एक तो चालन बैंड होता है, एक संयोजी बैंड। इनके मध्य का जो अंतर होता है दोस्तों उसको अपन कहते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड। तो ये बताना कि दोस्तों किसके लिए यानी दोस्तों अधिकतम होता है, किसके लिए मैक्सिमम होता है, यानी दोस्तों इन तीनों में आपको संबंध बताना है। दोस्तों याद रखना, ये जो वर्जित अंतराल होता है दोस्तों वह चालक के लिए सबसे कम होता है, कुछ चालक के लिए दोस्तों चालक से अधिक होता है, और अर्धचालक के लिए दोस्तों चालक से अधिक होता है, और जो हमारा कुचालक होता है उसके लिए सर्वाधिक होता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा जो EG3 का मान है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और EG1 का मान हो जाएगा वो सबसे कम हो जाएगा, और EG2 का मान हमारा इसके बीच को जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी चालक के लिए मैक्स यानी मिनिमम होता है, कुचालक के लिए मैक्सिमम, और अर्धचालक के लिए इन दोनों के मध्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि जल में तैरना संभव होने का कारण है, यानी दोस्तों अपन जल में तैर सकते हैं। यह दोस्तों किसके कारण संभव हो सकता है? गति के प्रथम नियम के कारण, गति के द्वितीय नियम के कारण, गति के तृतीय नियम के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमें कोई नदी में तैरना है, यदि तो इसके अंदर हमारा तैरना जो है वो पॉसिबल हो जाता है, वो होता है थर्ड यानी न्यूटन के अनुसार। क्योंकि दोस्तों अपने अपने हाथों से जो नदी का पानी है उसको पीछे की ओर धकेलते हैं। दोस्तों ये जो पानी होता है वो हमारे आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है, और उसी बल के कारण अपन आगे तैर सकते हैं। यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही अपन यानी पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, यानी ये पॉसिबल हो पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज के जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो सभी क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोस्ट गार्ड की एग्जाम हो, चाहे नेवी की एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स की एग्जाम हो। दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। हम आपके लिए दोस्तों इस सीरीज़ को रेगुलर रहेंगे, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। जब तक जय हिंद।